हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश नेजा और आप मेरे साथ कर रहे हैं राजफेड की जो अकाउंटेंट की भर्ती है उसके ऊपर डिस्कशन। एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को अभी दिया था। ये सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए बनाना शुरू किया है, जहाँ पे हम सप्लाई को ही समझ रहे हैं, सप्लाई के चेन को समझ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि सप्लाई जो है आपकी, जो आपकी सप्लाई है, और मैंने ये रेफरेंस भी दिया था कि सेम जीएसटी में भी आपको सप्लाई वर्ड देखने को मिलता है। और सप्लाई का नॉर्मली तो मतलब होता है कि माल से, पर जीएसटी में इसको माल और सेवा मतलब गुड्स और सर्विस दोनों से कंसिडर किया गया है। ठीक है। और सप्लाईज, कई बार हम इसको भी कह देते हैं कि सप्लाई मतलब पर्टिकुलर चीज का डिलीवरी से भी है। सप्लाई को हम कई रेफरेंस में ले लेते हैं, अल्टीमेटली पर्पज यही होता है कि गुड्स का डिलीवरी, यानी कि उसका एक मतलब वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस रेफरेंस में सप्लाई को समझा जाता है। ठीक है जी। अब सप्लाई का चेन मैंने समझाया था, चेन मतलब सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस मैंने समझा दिया था आपको कि रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चर होना और उसके बाद अल्टीमेटली कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच रहा है। और उसके बाद भी कंज्यूमर से अगर कोई फीडबैक आता है, कोई रिप्लेसमेंट आती है, कोई सर्विस की डिमांड आती है, तो वो होलिस्टिक पार्ट कहाँ आएगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। क्योंकि अब बात है मैनेजमेंट, इन सबको कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर, ये डेयरी वाले या ये कोऑपरेटिव वाले इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो ध्यान से सुनना, ये बात हमारे पिछले क्लास में रह गई थी। देखिए क्या होता है, आप डेयरी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? दूध का प्रोक्योरमेंट करना है, दूध को खरीद के लाना है। दूध का खरीद के लाना मतलब फार्मर से मतलब बात करना, या जो गाय पालते हैं पशुपालकों उनसे बात करना, वहाँ से दूध का अरेंजमेंट करना। फिर दूध को मतलब उसको लेने के बाद उसकी अच्छी देख रेख करना। फिर उसके बाद उसको अलग अलग चीज़ों में बदलना। जैसे सरस डेयरी का एग्जांपल लें तो वो क्या करता है, दूध खरीदता है, फिर उसके बाद अलग अलग आइटम्स बनाता है, फिर उस अलग आइटम को वेयर हाउसिंग करके फिर उसको डिलीवरी भी करवाता है, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन भी करता है। तो इसीलिए इनको ये जरूरी है। अब राजफेड में भी सेम यही होगा। राजस्थान फेडरेशन का जब ये बात करता है तो इसका पर्पज क्या है? मार्केटिंग है। मार्केटिंग में भी सम यही करना है, इसको ग्रेन्स कहाँ से आ रहा है, ग्रेन्स कहाँ जा रहा है, फार्मर से डीलिंग करना है, मंडी वालों से डीलिंग करना है, फिर बिजनेसमैन, मतलब ये होलिस्टिक उसका अप्रोच में आता है। तो इसलिए ये जो कोऑपरेटिव का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपसे ये इसकी उम्मीद करते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भी पूछे थे इन्होंने अच्छे खासे। ठीक है। चलिए, तो हमने अभी इसको किया, फिर इसमें एग्रीमेंट की नॉलेज भी चाहिए। आप एग्रीमेंट कर रहे हो या एग्रीमेंट देख रहे हो तो आपको एग्रीमेंट की बातें चाहिए, लॉ पता होना चाहिए, कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए, जब हमने इसको बात करी, हमने इसकी परिभाषा को समझ लिया था कि बिगनिंग टू द एंड, ये जो सारा मसाला है इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसको हमने देख लिया था कि भैया ये अलग अलग लेवल के हैं। ठीक है, ये सारे हमने देख लिए थे। अब हम आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे, सेकंड मतलब सेशन पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अभी ना ये लैंग्वेज वाला ना थोड़ा सा चक्कर कम डाला करो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। हिंदी में रख दो सामने तो हिंदी हिंदी में दोनों ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे मुंह से इंग्लिश सुनना शुरू कर देंगे तो हिंदी हिंदी। तो कॉमर्स का स्टूडेंट को तो इतनी प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो दोनों में ही चला हुआ है। ठीक है। अब मेरे को पता क्या होती है प्रॉब्लम होती है, अभी पुश के साथ पहले मैं लिखूँ पुश, क्या है यार ये, अब ये बताना पड़ेगा ऐसा? तो थोड़ा सा इतना तो मेंटेन किया करो यार, नहीं तो अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों की। ठीक है। और एक ही चीज़ को दो दो बार रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखना। मैं पहले हिंदी में करूँ फिर इंग्लिश में बनाऊँ, ये पीडीएफ बनाने में ही बहुत समय जाता है, आपको पता है ये मैं कंटेंट वाला। अच्छा, अब इसमें मॉडल कौन कौन से हैं? जब मैं इंग्लिश में बोल रहा होता हूँ तो आप इंग्लिश वाले मैनेज करेंगे, हिंदी वाले जब बोल रहा होता हूँ मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा होता हूँ। गंगानगर में एक ऐसी मतलब सिस्टम है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चला जाता है, मतलब ना हिंदी छूटती है ना इंग्लिश छूटती है। गंगानगर हनुमानगढ़ की अगर बात करेंगे। ठीक है। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। अब पुश देखिए, आपूर्ति श्रृंखला की जब मैं बात कर रहा हूँ, एससीएम की बात कर रहा हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अच्छा, आगे बढ़ूँ तो मैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया ये जो आपके लिए ना ये पूरा का पूरा, देखिए अभी तक मैंने क्या किया था ये, एक मिनट में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कितने पेजेस हैं? 283 पेजेस हैं। इसमें तो हैं आपके एमसीक्यूज 283 पेजेस में, ये जो सारा मसाला। और ये अभी जो मैंने बुक बनाई है थ्योरी, ठीक है, इसमें बनाए हैं 75 पेजेस हैं। 100 पेज तक मुझे लगता है, या 125 पेज तक ये जाएगी, अभी इसके अंदर और काम होगा। ठीक है।
तो क्योंकि मैं अब पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ में चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिया। और ठीक है, तो पहले इसकी प्लानिंग बुक की थी, पर अब बुक वाला तो लिखता लगता नहीं है सीन, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो बुक छपना और उसको उस लेवल तक मेहनत का आउटपुट आता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इस मैटर को कंसिडर करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। तो मैं इसलिए बता रहा था कि सारा मटेरियल लगभग 250-300 पेज के, तो एमसीक्यू और उसका सॉल्यूशन सब रेडी है, ये टेस्ट सीरीज में अपलोड हो जाएगा। और ये सिर्फ अभी कॉस्टिंग के स्पेशल टॉपिक का मैंने बताया है आपको। एमसीक्यूज में तो ज़्यादा इसलिए होता है कि थ्योरी भी है, डबल लैंग्वेज भी है, तो ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज तो 100 पेज में अगर एक लैंग्वेज का मानेंगे तो 100 पेज में वो सारा मान सकते हो आप। फॉन्ट का भी चक्कर पड़ता है। बट इसके अलावा आपको टैक्सेशन होगा, आपको अकाउंट्स के प्रिंसिपल देखने हैं आपको। अच्छी बात यह है कि सिलेबस लिमिटेड है, 30-40% सिलेबस है, तो मुझे लगता है कि एफर्ट्स एक लेने चाहिए। अगर इसमें नहीं ले सकते तो आप बड़े एग्जाम में तो सोचना ही बंद, फिर तो सोचना ही गलत है। अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि यार होगा कि नहीं, आपके पास भी तो चांस है ना। यही सोच तो सामने वाला भी सोच रहा है। और दूसरी चीज़, अगर हम यहीं पे एफर्ट नहीं कर सकते, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग एफर्ट लेने से क्यों डरते हैं। समय वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा नुकसानदायक है, उम्रें ऐसे निकल जाएंगी। या तो साइड हो जाओ। ठीक है, सेम यही अगर आप, मैं देख रहा हूँ एफसीआई के बारे में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, आप लोग राजा मतलब उसकी नौकरी लो ना भैया। आपको पता है वो नौकरी आनी है, आपको पता है उसका सिलेबस क्या है, आपको पता तैयारी करनी है। अगर आप पहले से ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता जो लोग तैयारी भी करते हैं वो फर्स्ट लेवल की करते हैं, सेकंड के तो जब सिलेक्शन होगा उसके बाद 7 दिन देने उन्होंने, और जब आपको लगता ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा तो आप इसे उम्मीद कैसे बांध सकते हो। तैयारी करो बढ़िया से, अभी समय है, भर्ती आएगी, वो अटेम्प्ट मारो, सिलेक्शन लो। आपको खुद को पहले बताना पड़ेगा कि आप सिलेक्शन ले सकते हो कि नहीं ले सकते। मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आप लोग कहते हैं हम श्योर नहीं है, सिलेक्शन होगा तो तैयारी करेंगे। अरे फिर काहे की तैयारी करोगे जब आप खुद ही श्योर नहीं हो। और श्योर कैसे होगे? मेहनत करने से। वो कोई करना नहीं चाहता, पहले न्यूज चाहिए। अरे यार सीरियसली, इतनी रोज भर्तियां आ रही हैं अकाउंटेंट की, इतनी आ रही हैं, कोई 10 पोस्ट, कोई 5 पोस्ट। अरे बार बार एग्जाम दोगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको ये भी पता होगा अगले पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने हैं। इतना सेम कॉमन पैटर्न से आया कॉमर्स में। फिर भी वही बात है, तो अब क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आता हूँ मेरा टॉपिक पे। मुझे ये बात कहनी थी तो मैंने इस बार आप कही ये वाली बात। जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर क्या तो सिलेक्शन लोगे यार आप। अभी भी नहीं लोगे। 30% सिलेबस में कंपटीशन फाइट है, जब आप फाइट ही नहीं कर सकते, आपको क्यों लगता है कि आपका नहीं होगा? मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से कंप्लेन है। फिर आप छोड़ दो, फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब 30% सिलेबस, सिर्फ 30% सिलेबस, क्या अगर ये पोस्ट 200 हो जाती तो ले लेते? 2000 हो जाती ले लेते? क्या आप क्यों, आप मतलब आपको क्यों लगता है कि 2000 में ले लेते? क्यों आपको लगता है कि 1999 आपसे ज़्यादा अच्छे बैठे हैं? मुझे ये समझ, या 200 होती तो आपको ये लगता है कि 199 आपसे ज़्यादा अच्छे बैठे हैं? अरे यही सोच तो सामने वाला सोच रहा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सिलेक्शन, कई स्टूडेंट तो बार बार सिलेक्शन लिए जा रहे हैं। क्यों? कोई आता ही नहीं है, उनको पता, उनको इतनी हैबिचुअल हो गई कि वो हर एग्जाम में, अमन की बात कर लेता हूँ, अमन भी आपके जैसा पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, अमन हर एग्जाम देता है, वहाँ लोग ही फॉर्म भरे होते हैं, कोई 200 कोई 400, उसमें से भी आधे आते नहीं है। और अमन को पता है, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि ठीक है वो अगला जाके हर एग्जाम क्वालिफाई करे जा रहा है। उसकी तैयारी है ना, इवन वो काम में लगा रहता है बेचारा, फिर भी जाके पेपर में बैठता है, सिलेक्शन हो जाता है। और आप लोग इतनी वेले बैठ के तैयारी करके भी आपको सिलेक्शन नहीं हो, तो ये तो यार, क्योंकि आप लोग तैयारी कर ही नहीं रहे। आप लोग कहते हो बट पहले न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ आने के बाद नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम की डेट आ जाए। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों को भी ये क्या कहते हैं, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। बट या तो कोई आपके पास अल्टरनेट है, आप कहते हो यार ये नहीं करते, हम ऐसे ऐसे कराइए, अपने नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार नहीं, जब भाड़ में जाए ये चीज़, तो मैं तो ये कर लूँगा। आपके पास अल्टरनेट है तो जल्दी निकल जाओ। ठीक है, तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं अपने? हम तो नहीं कर रहे। मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ में मेरी वेबसाइट वाला काम कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, अलग चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे पता है ना, मैं इसके भरोसे अकेला नहीं रहना मुझे। ठीक है, मेरा ये पार्ट टाइम है, आप इसको फुल टाइम क्यों बना के बैठ गए भैया? आप इसको तैयारी करो बढ़िया से, जब आपकी तैयारी हो जाए तो दूसरे काम कर लो। ये चीज़ प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो पछताओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोग कितने बैठे हो, आप लोग इतने लोग बैठे हो, भर्तियाँ आनी है लिमिटेड, 200 आ जाएंगी, जूनियर अकाउंटेंट की 500 आ जाएंगी, उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई? अपने को खुद को प्लान करना पड़ेगा। पहले तैयारी कर लो। ठीक है, 3-4 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करते रहो, रात को 1 घंटा काम लग जाओ, साइड में भर्ती आएगी अपने हिसाब से आएगी। सरकारों को आप नहीं बदल सकते, जो आपकी चीज़ में हाथ में है ही नहीं बदलना, फिर उसके लिए सोचना ही क्या? जब आएगी तो तब आएगी ना। अब टीचर्स की जो तैयारी करते हैं वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब भर्ती आ जाती है तब वो कर लेते हैं। वो ऐसे थोड़ी ना बैठ गए कि भैया नहीं, धरना दे दिया कि सरकार निकाल ले और सड़कों पे बैठे हैं।
ऐसा थोड़ी ना होता है, स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं टीचिंग की भर्ती वाले। अब हम ही लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहते हैं रोज टकटकी देखते रहते हैं टेलीग्राम पे। मैंने इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दे दिया, मुझे लगा कि बता देना चाहिए ये कॉमर्स वालों को, क्या पता उनके समझ में आ जाए। तैयारी करो और साइड हो जाओ, भर्ती आएगी तो आएगी। रोज मैं कहता हूँ पीएसयू में 10 भर्ती 5 भर्ती रोज नोटिफिकेशन हैं। हम लोग तो डालते नहीं है, पता है कि आप लोगों ने इसको एंटरटेन तो करना ही नहीं है, नहीं तो मैं डलवा दूँ रोज ही। अब आते हैं वापस से सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भैया सीधी सी बात है, ये तो छोड़ दो। जब आपको लगता है ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम कंपटीशन फाइट ही नहीं कर सकते, तो छोड़ दो। प्रैक्टिस ही नहीं करते। राजा का बेटा पैदा होता है, वो अपने बेटे को जब 6-7 साल का होता है तलवारबाजी सिखानी शुरू कर देता है। वेट थोड़ी ना करता है कि युद्ध का नाद होगा मेरे बेटे को फिर मैं सीखने के लिए भेजूंगा। अरे नहीं, वो बचपन से सिखाता है युद्ध होगा कि नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही उसको तलवारबाजी सिखानी शुरू कर देता है। कोई वेट थोड़ी ना करता है। तो जब फिर आप लोग पता नहीं कौन सा वेट कर रहे हो कि आएगी तो मैं, सर नहीं नहीं हमारे 3,000 पे डूब जाएंगे 4,000 पे। अरे समय जो जा रहा है उसकी बात, भर्ती आ जाए, नोटिस 2 महीने में हो जाए, तेरी क्या गारंटी है तू ये जो 50,000 बच्चे फार्म भरेंगे अभी कोऑपरेटिव में, या जूनियर अकाउंटेंट में 20-30 हज़ार भरेंगे, तब तेरी तैयारी कैसे हो जाएगी, तब तू कैसे फाइट कर लेगा 200 सीट के लिए। बेवकूफ़ी है, मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी में डिसीजन गलत ही होते हैं। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम पढ़ लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस इतनी बार कर लोगे कि तुम्हें सब कुछ होगा, तुम सेफ तो हो जाओ। मुझे नहीं समझ में आता, चोरी होगी सर तब ताला लगाएंगे, ताला किस लिए लगाते हो पहले, कि चोरी ना हो। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के विभिन्न मॉडल, मैंने आज ज्ञान ज़्यादा बांट दिया, पर इसके पीछे रीज़न था, आप लोगों को समझ आ जाए तो ठीक है। मैंने हालांकि सोचा था कि नहीं यार आप लोग कोई फ़ायदा नहीं है, बट लग गया कि नहीं यार, देखा तो समझ में आया। जैसे एफसीआई की भर्ती की बातें हो रही हैं, एफसीआई की भर्ती ने आना है, हर जगह शोर मचा हुआ है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाया, पर मुझे पता है कि जागने वाले भी नहीं है। पहले कहेंगे चल प्री दे लेते हैं सर, और प्री के बाद सिलेक्शन के बाद बचते ही 7 दिन है, फिर भाग रहे होते हैं सर कोई 7 दिन में कोई ऐसा तरीका बता दो 7 दिन में सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई तू तैयारी पहले कर लेता, तेरे को पता नहीं था, या तू तैयारी कर लेता तेरा कोई नुकसान हो जाता। नहीं नहीं पहले प्री कर रहा था, पता नहीं क्या करना था। सेम सिलेबस जेवीनल में मिलना है, सेम, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, सेम सिलेबस हर एग्जाम में है, और क्या चाहिए। किसी में एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, किसी में एक कम हो जाता है, यही तो फर्क आ रहा है कॉमर्स के। यही मैथ रीजनिंग आनी है, वही बैंकिंग वाली, क्लर्क वाली, ठीक है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी, हिंदी तो आती नहीं है बट जेवीनल में आती है, चलो इंग्लिश आती है, वही घूम फिर के वही कंप्यूटर आ रहा है, यही तो सब्जेक्ट आ रहे हैं। जीके राजस्थान, जीके राजस्थान की भर्तियों में नहीं तो नॉर्मल फाइनेंस का आया था। अरे सारी भर्तियों में ये गिनती के सिलेबस हैं, इतनी नहीं पढ़ाई होती आप लोगों से, पता ही नहीं। बैठे हो टेलीग्राम पे, हर मैसेज का रिप्लाई देख रहे हो आप लोग। चलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन से मॉडल हैं देखिए। अब ना हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मॉडल प्रेफर करता है, कौन सा मॉडल प्रेफर करता है। यहाँ पे है पुश मॉडल, पुल मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, 3 मॉडल हैं। ये तो आगे की एक अलग चर्चा है। 3 मॉडल। अब ये है पुश, इसको समझ लेते हैं। ये पुश मॉडल क्या काम करेगा, देखो यहाँ से पुश का मतलब है धक्का दे के चीज़ें फेंकी जाती हैं मार्केट में। मतलब जैसे अभी मैं मार्केट में मान लो डिमांड है या नहीं है, मैं अपनी क्लासेस फेंक रहा हूँ, ठीक है। कोई इंटरेस्ट ले कोई ना ले, मैंने पिछली जीएसटी की क्लास डाली, मुझे पता है मैं न्यूज़ डालूंगा ना कि भर्ती आ रही है या कुछ न्यूज़ डालूंगा तो व्यूज़ भर भर के आएंगे। मैं पढ़ने की व्यूज़ डालूंगा, कितने व्यूज़ आए हैं देख लो, खुद ही तुम भी ऐसे ही हो जो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, सेम वैसे ही कपड़े वाले क्या करते हैं, जो क्लॉथ का फैशन होता है, क्या करते हैं, वो कपड़ा मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है। वो डाल देते हैं, डिमांड जितनी मर्जी आए बाद में देखेंगे, मतलब एक आइडिया तो लेते हैं, बट वो क्लॉथ को मार्केट में उठा के उन्होंने डाल दिया। ये क्या होता है, पुश मॉडल। अब इसमें क्या होता है पुश मॉडल में, देखिए चेन तो वैसे चलनी है, तो एक मॉडल है किसके लिए, पुश मॉडल। इसमें कंपनियां क्या करती हैं, फैक्ट्रियां क्या करती हैं, खुद बना लेती हैं पहले एक एस्टिमेट करके और डाल देती हैं। पुल मॉडल में क्या होता है, पुल मॉडल में डिमांड आने देते हैं, डिमांड आने के बाद वो कहते हैं कि उतना माल हम भेजेंगे। इससे क्या फर्क पड़ गया, हम तो क्या पढ़ रहे थे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तो पुश और पुल इतना समझना है कि कब वो माल भेजेंगे, और बाकी चीजें तो वैसी ही हैं। बाकी चीजें मतलब रॉ मटेरियल तो मंगवाना ही है, ठीक है। रॉ मटेरियल मंगवा लिया, इसमें तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले तो ये मॉडल ध्यान रख लो, 3 तरह के मॉडल हैं। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा कि भैया अगर क्लॉथ के लिए, क्लॉथ या रेडीमेड के लिए कौन सा मॉडल सही लगेगा, पुश पुल हाइब्रिड या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, या इस तरह के क्वेश्चन बना देगा वो। क्वेश्चन यहाँ बनेगा, बाकी चीजें तो सेम रहनी है ना। मॉडल कोई मर्जी आएगा, रॉ मटेरियल तो मंगवाओगे, बाकी वो सेम सेम चीजें वैसे आएंगी। रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल को उठा के लाओगे, यानी कि वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होएगा, इनबाउंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद उसको स्टोर में रखोगे, गोडाउन में रखोगे,
फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो फाइनल गुड्स बन जाएगा, फाइनल गुड्स को क्या करोगे, गोडाउन में स्टोर करवा दोगे, जैसे ये स्टोर में था तो गोडाउन में आ जाएगा, गोडाउन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये कंज्यूमर आ जाएगा, कंज्यूमर अगर इसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भेजेगा तो वापस आएगा। तो सेम मॉडल पुश में हो पुल भी हो। अब पुश कहाँ लगाना है मैंने बता दिया तुम्हें, क्लॉथ्स, जहाँ पे चीजें मार्केट में उतार दी जाती हैं एक, ठीक है। पुल मॉडल में जैसे कार आपको चाहिए, कार में क्या होता है कि डिमांड आती है, फिर वो लोग होता नहीं, आप बाइक लेने जाओ, आपसे कहते हैं कब लोगे, कई बार उनके अगर वो शोरूम पे खड़ी है तो आपको दे देते हैं, ठीक है, वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आई होती है, अदरवाइज क्या होती है वो ऑर्डर्स का वेट करते हैं, क्योंकि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे आपको कोई गाड़ी लेनी है तो आपसे 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले, इवन उससे भी ज़्यादा, ठीक है, आपसे बुकिंग्स करवा ली जाती हैं ताकि एक एस्टिमेट हो, तभी तो वो उस चीज़ को करते हैं। तो पुश और पुल का मतलब समझ में आ गया कि पुश मॉडल क्या है, पुल मॉडल क्या है। हालांकि ये आपको इसमें अब क्या फ़र्क आ जाएगा, रॉ मटेरियल कितना लेना है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड में इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। पहले थोड़ा बहुत माल मार्केट में उतार दिया जाता है, जैसे आप ये ले लो, मोबाइल फोन्स ले लो, चलो मार्केट में एक बार ले लेते हैं, थोड़े बहुत उतार देते हैं, बाकी डिमांड पे देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि कितनी डिमांड आ रही है, डिमांड के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में अपना माल पुश करते रहते हैं। देखिए डिमांड के अकॉर्डिंग अपना माल क्या करते हैं, पुश करते रहते हैं। तो हाइब्रिड में दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब मॉडल का चुनाव किस तरह से होता है, बाकी चीजें सेम है बेटा, सेम में ये फर्क है, यहाँ पे ये पहले ही बल्क डील कर लेते हैं, इनको पता है कि हमने इतना माल उतारना ही उतारना है, तो ये बल्क डील कर लेते हैं, थोड़ा सस्ता बैठ जाता होगा, पर उतनी वेस्टेज भी होने के चांस हैं। समझ रहे हो ना, एक रिस्क भी तो है, रिस्क भी तो बढ़ गया अगर ये सस्ता उठा रहे हैं। पुल मॉडल में थोड़ा थोड़ा करके खरीदते होंगे तो थोड़ा महंगा भी मिलता होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजों का फर्क भी पड़ जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से घूम घूम के बन सकते हैं कि पहले ये पूछ लिया, एग्जाम्पल देके क्या पूछ लिया, वो पूछ लिया, पुश मॉडल का कौन से उदाहरण है, 3-4 वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पुश मॉडल का एग्जाम्पल नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए अब ये मैंने ना यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरी थ्योरी का पार्ट था, हिंदी की बुक में से उठा लिया मैंने। अब सेम इंग्लिश की बुक भी बनेगी तो उसमें भी ये इंग्लिश का ही आएगा, ठीक है। अब जब इंग्लिश में आएगा मैंने इसको क्या कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब ये एमसीक्यू में भी बन सकता है, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा उसके अंदर एमसीक्यू में ये सेम बन जाएगा। अब जैसे उद्योग लिखा, अब ये देखिए मॉडल का चुनाव, कौन सा मॉडल फॉलो होगा कौन सा नहीं होगा, ये बिजनेसमैन या बिजनेसेस कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपका बिजनेस किस टाइप का है, जैसे फैशन का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, बुक में कुछ लिखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर कर दिया, जिससे ये व्हाइट के साथ व्हाइट हो गया, ये दिखना बंद हो गया आपको, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक बन गया ये। कुछ उद्योग जैसे कि फैशन, अब इसमें मैंने आपको बताया फैशन में क्या करते हो आप, फैशन में क्या करते हो, पुश करते हो ना, तो उसमें क्या करते हो आप, पुश मॉडल है। जबकि अन्य जैसे ऑटोमोबाइल, इसमें क्या आता है आपका पुल मॉडल, इसमें आप डिमांड भेजते हो। मानकीकृत उत्पाद, मानकीकृत का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स है एक जैसे, जैसे मैंने आप ये समझ लो, ये पेन, ये नोटबुक, कॉपी, जो एक जैसी चीजें जानी है सबके पास, जैसे मेरी किताब, अब जैसे एक जैसी ही जानी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में हम क्या करते हैं, पुश मॉडल लगा सकते हैं, स्टैंडर्डाइज में पुश लगा सकते हो, क्योंकि एक जैसी आपको अलग अलग मेहनत नहीं करनी। पर अनुकूलित मतलब कस्टमाइज, कस्टमाइज में मतलब हर कस्टमर के लिए अलग अलग कुछ अलग हो सकता है, तो उसके लिए कौन सा मॉडल होगा, पुल मॉडल। जैसे गाड़ियों में क्या होते हैं, किसी में एक्सेसरी लग के आती है, किसी में एक्सेसरी के लिए आप कहते हो कि नहीं यार मेरा रंग कलर चेंज, मतलब जहां कस्टमाइजेशन है वहां पुल मॉडल आएगा। और जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर लिया, बीजी का सॉफ्टवेयर लिया, कुछ भी जो आप बना बनाया लेते हो मार्केट से, वो पुल मॉडल पे आपको मैक्सिमम मिलता है। ध्यान, ये बात आपको ध्यान देनी है। जी देखिए एक बात और देखिए, स्थिर मांग वाले उत्पाद। अब स्थिर मांग का मतलब क्या है, मतलब आपको पता है कि जो डिमांड कांस्टेंट चलती है कि इतनी डिमांड आएगी, इस सीजन में इतनी डिमांड आएगी, तो आप पुश मॉडल लगा सकते हो वहां पे, पहले से पता है आपको। और जो अस्थिर मांग है, अस्थिर मांग मतलब जो आपको पता ही नहीं है, तो उसमें क्या लगाओगे आप, पुल मॉडल। जैसे डिमांड आएगी तभी आप करोगे भैया, ठीक है। अब देखते हैं ये जो जो मॉडल का चुनाव करते हैं ना, आपको सबसे पहले उद्योग देखना है, उत्पाद देखना आपका उत्पाद कैसे है, फिर मांग देखनी है मांग कैसी है, फिर लागत देखनी है। अब मैंने कहा था ना कि वो बाकी चीजें तो रहेंगी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग लागत कितनी लग रही है, इन्वेंट्री लागत कितनी लग रही है। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात ये है
कि अब देखिए मैंने आपको बताया था जो पुश मॉडल है वहां पे आपको थोड़ा सस्ता बनता है क्योंकि एक बल्क बाइंग हो जाती है, लेबर का खर्चा भी कम पड़ता है ना। मान लो आप लेबर दिहाड़ी के लिए बुलाते होगे, अब वो कहेगा 10 बनवा लो मेरे से चाहे 100 बनवा लो, मैं तो आ गया तो मेरी दिहाड़ी देनी पड़ेगी। तो वो कॉस्टिंग का फर्क यहाँ पे पड़ जाता है, इन्वेंट्री की लागत का फर्क भी हो सकता है। और डिलीवरी का समय, अब देखिए ये भी मैटर करता है कि अगर आप पुल मॉडल पे काम करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके माल मंगवाना पड़ेगा, तो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, डिलीवरियाँ लगेंगी। और जब आप पुश मॉडल में काम करेंगे तो इकट्ठा माल मंगवा सकते हैं, तो एक ही ट्रक में आ सकता है, नहीं तो आप छोटी छोटी गाड़ियों में मंगवाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मॉडल के साथ में देखनी पड़ती हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये देखिए कुछ ये उदाहरण है, ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया कि भैया ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं। अब जैसे मोबाइल के लिए कच्चे माल की खरीद करोगे आप, उत्पादन करोगे, फिर उसका फिर गुणवत्ता नियंत्रण करोगे, ये तो नॉर्मल चीज़ें आपको पता है, फिर उसकी डिलीवरी करोगे, फिर ग्राहक सेवा है। तो ये सप्लाई चेन, मतलब चेन में अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चेन जो होगी वो कैसे होगी, मोबाइल फोन के लिए अलग चेन काम करेगी, किराना स्टोर के लिए अलग चेन काम करेगी, आप समझ रहे हैं। तो वो वैसे ही है, मोबाइल फोन के लिए आप कच्चे माल, बैटरी, सर्किट, ये सारा अरेंजमेंट करोगे, फिर उसको प्रोड्यूस करोगे, फिर उसकी क्वालिटी चेक करोगे, फिर उसका डिलीवरी करोगे, फिर ग्राहक सेवा, फिर वापसी अगर रिटर्न आता है तो कुछ। किराना स्टोर के लिए खरीदी कहाँ से करोगे, फिर उसको स्टोरेज कहाँ करोगे, ठीक है, किराना वाला आइटम में स्टोर करेंगे ना, कुछ आइटमें तो गोडाउन में रखी जाएंगी, कुछ धूप ना लग जाए, कुछ हवा ना लग जाए, फिर उसकी डिलीवरी वापस। देखिए मॉडल जैसे बिजनेस बदला उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो रहेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब वही है कि रॉ मटेरियल भी आएगा, फिर उसको रखोगे भी, ट्रांसपोर्ट भी यूज होगा, पर स्थितियां बदल जाती हैं, तो उसी को इन्होंने समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। शेल्फ स्टॉकिंग करोगे आप, शेल्फ में लगवाओगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर को जो भी उनकी शिकायतें होंगी दूर करोगे। तो ये हर बिजनेस का पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। आपको देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, ये नोट कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मैंने आपको बता दिया, ये पीछे वाला, तो ये ध्यान देना, ठीक है जी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हिंदी इंग्लिश वाला तो मत करना यार, कई बार बड़ा परेशान हो जाता है आदमी, इससे बढ़िया कहते हैं छोड़ यार क्या ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझने हैं। और एमसीक्यूज में मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके क्वेश्चन डलवा दिए हैं, जो एमसीक्यू की फाइल आपने देखी थी। और एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो ये एमसीक्यू की फाइल है, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारे देखिए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे इन लेक्चर से। और ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए खूब मटेरियल बनाया है इस बार, कंपटीशन को हम ही ऊपर उठाएंगे। देखिए सीधी सी बात तो ये है, अब आप पे है कि आप इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, टोटली आप पे है। यार एक बात बताओ ना, आप लोग, मुझे पता नहीं, हो सकता है आपकी एक अलग मजबूरियाँ हो, हमारी भी थी एक टाइम पे, बट जब सोचते थे ना, तो देखिए मैंने अपने टाइम पे बेस्ट कोचिंग ली थी सीए के टाइम पे। उसमें अब ये उस समय प्रवीण शर्मा सर 12,000 रुपये, मैंने प्रवीण शर्मा सर की 2 कोचिंग ली थी, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की, मुझे ध्यान आता है। और 12-12 हज़ार दोनों की कोचिंग थी, बाद में और बढ़ गई थी। अकाउंट्स की 12-12 24,000 रुपये दिए थे मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ टैक्सेशन की और कॉस्टिंग के 16,000 रुपये दिए थे। मतलब एकदम से जब मैं 12th के बाद जब सीए में इस तरफ शिफ्ट हुए, तो कोचिंग, मतलब कोचिंग के पैसे, हमारे जो खर्च होते थे, मतलब जो मैंने 12th में ली थी, उसके सीधा 50-100 गुना बढ़ गए थे। मतलब 50 गुना नहीं तो 20-30 गुना तो होंगे, मल्टीप्लाई में इतने हो गए थे, मतलब ऐसे समझिए। क्योंकि उस समय क्या फीस होती थी, 2,000 रुपये अकाउंट्स की फीस, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, इस तरह से। हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की नहीं बात कर रहा मैं, क्योंकि बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लिया था सीए में। तो हिंदी मीडियम था 12th तक, बट मेरे को इंग्लिश भी प्रॉपर समझ में आती थी, मैं उस पर मेहनत करता था। तो उसके बाद एकदम से इतना शिफ्ट हुआ था कोचिंग की फीस में, बट हमने मैनेज किया था, ठीक है, चाहे कैसे भी करके। और वही है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू करते हैं ना, कटौतियाँ जहाँ कहाँ करनी है वो सीखना है आपको, किस काम में कटौती नहीं करनी है वो भी पता होना चाहिए आपको। बाकी आप समझदार हैं, क्या ही समझाना है आपको, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में समझदार है। तो बस इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि हमारी किताबें देख डेमो की जो किताबें हैं वो grosby.com करके एक वेबसाइट पे मिलती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आप हमारी किताबें बाय कर सकते हैं, आपको पहले ही पेज पे दिख जाएंगी। और टॉप सेलिंग है अभी तक इस वेबसाइट पे ये। चलिए टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लोगों को भी शेयर करना बढ़िया से, ठीक है जी। और तैयारी कर लेना, एक कॉन्फिडेंस देगा। जॉब बाद में चेंज करते रहना अगर आपको अच्छी ना लगे, स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, पर एक जॉब फिक्स कर लो, जब सैलरी आनी शुरू होती है ना,
पहली सैलरी में ऐसे पता नहीं 10-20 कोर्स के पैसे आप निकाल लोगे। 10-20 नहीं तो मान लो आप जितनी प्राइस हमने ली है, 7-8 कोर्सेज तो पहली सैलरी में ही आ जाएंगे आपके। बाकी देख लेना भैया, आपका मर्जी।